गुड मॉर्निंग एवन, वेलकम टू इकोनॉमिक टाइम्स डेली न्यूज़ एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन। सो आज है 31 जनवरी एंड डे इज़ मंडे। कवर करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स को। एंड सभी को पता है कि कल बजट भी आने वाला है, तो काफ़ी न्यूज़ उससे रिलेटेड भी आई हुई हैं आज ऑब्वियसली इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर। बाकी हम न्यूज़ से पहले 2-3 टर्म्स डेली बेसिस पे कवर करते हैं, तो वो हम आज भी कवर करेंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर पहली टर्म है आपकी बेसिक अर्निंग पावर। इसके अंदर बेसिकली ये मीनिंग है कि यहाँ पर कंपनी का बेस प्रॉफिट कितना रह सकता है, कितना रेवेन्यू कंपनी एक लेवल के बाद जनरेट करने के लिए केपेबल हो जाती है। तो ये एक आपके फंडामेंटल एनालिसिस की टर्म होती है कि आपके एक बुरे से बुरे पॉइंट पे इकोनॉमी के अंदर कंपनी कितना रेवेन्यू कमा सकती है अगर आप उसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी होती है जानना, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म 10 साल 20 साल के पीरियड के अंदर इकोनॉमी अच्छी अच्छी नहीं रह सकती। कुछ इकोनॉमी के अंदर लो पॉइंट्स भी आएंगे, तो वहाँ पे अगर आपकी कंपनी एवरेज से अच्छा परफॉर्म करती है तो एक आपका सेफ इन्वेस्टमेंट, अच्छी इन्वेस्टमेंट वो मानी जाएगी और वो कंपनी भी अपने आप में फंडामेंटली स्ट्रांग होगी। तो ये बेसिकली बेसिक अर्निंग पावर का कॉन्सेप्ट होता है। अब इसके अंदर लिखा भी यही है, अब मेजर दैट कंपेयर्स द प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस विद द एसेट्स यूज टू जनरेट दैट इनकम। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बेसिस पॉइंट का मैंने आपको वैसे क्लियर किया हुआ है पहले। इसका वही मीनिंग होता है कि वो 0.01%, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 100 BP अगर आप लिखते हैं तो उसका मीनिंग होता है आपका 1%। तो ये इस तरीके से भी आप कह सकते हैं यहाँ पर। बाकी इसके अलावा थर्ड टर्म तो बहुत ही बेसिक है, बेंचमार्क। तो बेंचमार्क जो यहाँ पे लिखा है वो इतना ज़रूरी नहीं है। बेंचमार्क का मीनिंग होता है एक लेवल। तो आप किसी भी चीज़ के अंदर अगर कोई लेवल सेट कर लेते हैं कि मुझे इससे ऊपर परफॉर्म करना है या उससे अच्छा परफॉर्म करना है, तो वो बेंचमार्क हो जाता है। जनरली फाइनेंस के अंदर क्या लेके चलते हैं, हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो निफ्टी 50 को बेंचमार्क लेके चलते हैं कि हम मान लेते हैं हमारा कोई फंड बना रहे हैं, तो हमारे फंड के अंदर हम जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितने भी पैसे हमारे पास आएंगे, तो अपर साइड तो कोई नहीं होती। अपर साइड तो मतलब आप 100% रिटर्न भी कमा लेंगे तो लोग बोलेंगे कि इससे ज़्यादा क्यों नहीं कमाया। बट एक लोअर साइड पे अगर हम लेके चलें तो जो आपके फंड मैनेजर्स होते हैं वो यही कोशिश करते हैं कि वो निफ्टी से ऊपर रिटर्न कमा के दे सके। नहीं तो क्या होगा कि लोग उनके फंड से पैसा निकाल के निफ्टी में ही पैसा डाल देंगे, या फिर वो खुद भी अपने फंड को बंद करके निफ्टी के फंड को ही चालू कर लेंगे। तो वो उनके लिए ज़्यादा अर्निंग वाली चीज़ हो जाएगी। तो आई होप आपको ये तीनों टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं नोट्स के ऊपर, जिसमें हम आज का पूरा एनालिसिस कवर करेंगे। बाकी मैंने ये जो नोट्स हैं ये टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिए हैं, तो अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। और ये पीडीएफ और ये जो ग्लॉसरी वाली पीडीएफ है, सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आपको सेम लिंक पे ज्वाइन करना है। आगे चलते हैं यहाँ पर बजट फाइनेंशियल 2023 स्क्वेयरिंग द सर्कल। अब इसके अंदर बेसिकली कोई ऐसा जो टाइटल के अंदर लिखा हुआ है उसका कोई मीनिंग नहीं है। इसके अंदर क्या है, बजट की एक्सपेक्टेशंस है। मैंने आपको बताया था कि कल बजट आने ही वाला है। और मैं आपको एक और रिकमेंडेशन दूंगा कि यहाँ पर कल बजट जो आने वाला है तो उसके आप किसी ना किसी वेबसाइट के थ्रू लाइव अपडेट्स ज़रूर एक बार चेक कर लें। मैं आपको एक इंस्टाग्राम पेज का लिंक नीचे दे दूंगा। वो हमारे कॉलेज की एक सोसाइटी है, मतलब मेरे कॉलेज की एक सोसाइटी है। तो उसके अंदर वो अपना लाइव अपडेट्स कल डालने वाले हैं उसके ऊपर, अपने पेज के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। तो अगर आप नहीं चलाते इंस्टाग्राम तो कोई आप और कोई न्यूज़ चैनल फॉलो कर सकते हैं जो आर्टिकल डालता हो। बट अगर आप चलाते हैं इंस्टाग्राम तो आपको कल उसके लिए बेनिफिट हो सकता है। कल लाइव अपडेट्स उस पेज के ऊपर आ रहे होंगे, तो मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगा। बाकी इसके अलावा अभी जो एक्सपेक्टेशंस इसके अंदर आई हैं ये हम देख लेते हैं। इसके अंदर आपको नंबर्स जो इस साइड पे लिखे हैं उससे ज़्यादा जो इस साइड पे लिखे हैं इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ना चाहिए कि ये चीज़ है क्या, दरअसल इसका मीनिंग क्या है। तो वो चीज़ पे मैं ज़्यादा स्ट्रेस करूँगा यहाँ पर। तो थोड़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है तो मैं एक बार फटाफट कवर करता हूँ इसको। पहला इसके अंदर पॉइंट है नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया था, सेल्स की ग्रोथ हो सकती है आपके नंबर ऑफ गुड्स से सोल्ड से, और आपका प्राइसेस जिस पे वो सेल हो रही है, सेलिंग प्राइस पे। अगर दोनों में से कोई भी चीज़ बढ़ती है तो आपका जो सेल्स है वो ओवरऑल बढ़ जाएंगी। यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के अंदर भी इसी तरीके से होता है। जीडीपी ग्रोथ दो तरीके से पॉसिबल होती है। या तो आपकी कंपनी के कंट्री के अंदर प्रोडक्शन बढ़ रहा हो, क्योंकि जीडीपी प्रोडक्शन को ही मेजर करता है, या फिर आपकी कंपनी कंट्री के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके प्राइसेस बढ़ रहे हो, यानी इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो। तो उन दोनों तरीकों को मिलके जो ग्रोथ निकाली जाती है वो होती है नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। और इसके अगेंस्ट एक और जीडीपी होती है, रियल जीडीपी ग्रोथ, जिसके अंदर सिर्फ आपकी प्रोडक्शन कितनी बढ़ी उसको लिया जाता है, इन्फ्लेशन को नहीं लिया जाता।
तो उस बेसिस पे ये निकाला जाता है। 14.4% एक्सपेक्टेड ये मान के चल रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, जो कि काफ़ी एक अच्छा रेट है। बट हाँ, ये नॉमिनल ग्रोथ है, ये रियल ग्रोथ रेट नहीं है। आगे चलते हैं यहाँ पर टैक्स बुयंसी। ये तो बहुत ही बेसिक है कि यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स और जीएसटी। ये जीएसटी सिर्फ सेंट्रल स्टेट का जीएसटी है। तो सेंट्रल स्टेट का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का और ये इन तीनों का क्लासेस का जीएसटी कितना बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है इस साल के एंड तक। ये इस साल की है, ये नेक्स्ट ईयर की नहीं है। तो वो चीज़ यहाँ पे है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये चीज़ भी बजट के अंदर बताई जाएगी, इसलिए ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट का मीनिंग होता है जैसे जो कंपनी गवर्नमेंट के असेट्स हैं, तो गवर्नमेंट उनको सेल करती है ताकि वो हेल्थ, एजुकेशन और बाकी अपने एक्सपेंडिचर्स के ऊपर खर्चा कर सके। तो वो चीज़ जो सेल करती है गवर्नमेंट, तो हर साल ऐसा टारगेट बना के चलते हैं और उसके बेसिस पे क्या क्या डिसइन्वेस्ट करेंगे, कितना कितना वहाँ से फंड आएगा, इसके बेसिस पे पूरा ये आपका एस्टिमेट निकलता है। अब इस साल का एस्टिमेट की यहाँ पर न्यूज़ थी कि यहाँ पर 1,75,000 करोड़ रुपीज़ का ये है एक्सपेक्टेड, और 9,329 करोड़ रुपीज़ का ही हुआ है। बहुत ही कम हुआ है, मेरे को ये आपको फिगर से ही देखने में लग रहा होगा। बट इसके अंदर 2-3 फैक्टर्स हैं। पहली बात तो कि कभी भी पूरा अचीव नहीं हो पाता। अगर 50% से 60% के आसपास हो जाता है तो भी अपने आप में पॉजिटिव फिगर आ जाती है। बाकी उसके अलावा अभी ये नवंबर तक का डेटा है, उसके बाद का इसके अंदर नहीं लिखा था आर्टिकल के अंदर, तो वो भी थोड़ा उससे फ़र्क पड़ता है। आगे चले तो यहाँ पर आरबीआई डिविडेंड, ये बेसिकली मैंने यहाँ पर फिगर्स नहीं लिखी हैं क्योंकि उसका कोई इतना ज़्यादा मीनिंग नहीं बनता है। आरबीआई डिविडेंड बेसिकली गवर्नमेंट को कितना डिविडेंड जाता है आरबीआई से, वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 100% ओनरशिप आपकी गवर्नमेंट की ही है उसके अंदर। आगे चलें यहाँ पर एक्सपेक्टेड ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2022 की, सॉरी ये एक्सपेक्टेड ग्रोथ नहीं है, ये एक्सपेंसेस की। तो एक्सपेंसेस की ग्रोथ आपकी फाइनेंशियल 2022 के अंदर 1% के आसपास हम लेके चलेंगे। और ये मुझे पता है आपको बहुत ही कम फिगर लग रही होगी, बट होता क्या है कि पिछले साल और पिछले से पिछले साल कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ रही है एक्सपेंडिचर की, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए यहाँ पर काफ़ी कम ये इन्होंने एस्टिमेट लेके चले हैं। अब इसके अंदर देखिए तो कैपिटल बजट का एक कॉन्सेप्ट था, इसका भी मैंने मीनिंग वो नहीं लिखा, फिगर्स नहीं लिखी हैं, और फिजिकल डेफिसिट का भी नहीं लिखी है। कैपिटल बजट के अंदर क्या होता है, कैपिटल बजट का मतलब कि कितना कैपिटल बेस का रेवेन्यू आ सकता है और कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोनों में कैपिटल क्या हुआ, कैपिटल के अंदर होता ये है कि यहाँ पर आपका कैपिटल रेवेन्यू के अंदर आपका दरअसल कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही होती है। जैसे अगर आप कोई लोन ले लेते हैं बाहर से, तो वो फॉर द टाइम बीइंग आपके लिए रेवेन्यू हो गया क्योंकि आपको पैसा मिल गया, अगर हम बजट की टर्म्स में देखें, बट वो आपके लिए लायबिलिटी क्रिएट हो गई, तो वो आपका कैपिटल रेवेन्यू हो गया। इसी तरीके से आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ कि आपने कोई एक्सपेंडिचर किया, बट उससे या तो आपका कोई असेट क्रिएट हो रहा है, जैसे आपने कोई बिल्डिंग बनवा दी या गवर्नमेंट ने कोई ब्रिज बनवा दिया, तो उससे कंपनी गवर्नमेंट का एक असेट क्रिएट हो गया, हालांकि एक्सपेंडिचर भी हुआ। या फिर कोई आपकी लायबिलिटी ख़त्म हो गई, लायबिलिटी ख़त्म जैसे कि गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल कोई आपका कोई लोन वापस रीपे कर दिया, जो हमने लोन पहले लिया था उसको रीपे कर दिया, तो वो गवर्नमेंट की एक लायबिलिटी ख़त्म हो गई, तो वो कैपिटल बजट के अंदर आती हैं ये चीज़ें। फिजिकल डेफिसिट के अंदर ये टोटल डेफिसिट निकाल देते हैं कि आपका रेवेन्यू कितना रहा है और माइनस आपका एक्सपेंडिचर कितना रहा है। अगर रेवेन्यू ज़्यादा है तो फिजिकल सरप्लस भी हो सकता है, बट जनरली इंडिया के अंदर फिजिकल डेफिसिट ही चल रहा होता है क्योंकि एक्सपेंडिचर आपका टोटल ज़्यादा होता है। ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे इस न्यूज़ के ऊपर, बाकी आगे चलते हैं। IT सेल्स कॉल्स फॉर ऑन फॉरेन बैंक अकाउंट होल्डर्स। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ। IT सेल मतलब यहाँ पर इनकम टैक्स सेल की बात हो रही है। तो इनकम टैक्स सेल की अगर हम बात करें तो उसके अंदर एक और अभी विंग नई खुली है जिसका नाम है फॉरेन असेट्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट। ये अभी नई ही पूरी एक विंग या नया एक डिपार्टमेंट ही कह सकते हैं आप इनकम टैक्स के पूरे सिस्टम के अंदर। अब इसने हुआ क्या है कि इन्होंने बहुत सारे मतलब पर्सनस को या फिर इसके अगर हम इसके टर्म्स में देखें तो यहाँ पर असेसीज़ को, असेसी क्या होता है, असेसी जो टैक्स अपना असेस करके पे करता है खुद, वो असेसी होता है, या जिसके बिहाफ पे टैक्स पे हो रहा होता है वो असेसी, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो उन असेसीज को पिछले 10 दिनों के अंदर एक सेक्शन है यहाँ पर, सेक्शन 131(1)(a), तो इस या IA भी शायद इसको बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसके अंडर मतलब काफ़ी सारे इन्होंने नोटिस इशू किए हैं इस सेक्शन के अगेंस्ट कि आपने इस सेक्शन को वायलेट किया है,
इसके अंदर बहुत सारे लोग आए हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक वो नहीं है कि किस ग्रुप को किया है, बट हाँ इसी ग्रुप में से काफ़ी सारे लोगों को 2001 के अंदर भी ऐसे सिमिलर अकाउंट के नोटिस आए थे। इसके अंदर बेसिकली कंसर्न ये है कि यहाँ पर इनका रेजिडेंसी स्टेटस पूछा जा रहा है और गारंटियर्स का नेम पूछा जा रहा है। बेसिकली अलेज इनके ऊपर ये किया जा रहा है कि यहाँ पर ये हो सकता है फ्रॉड अकाउंट्स हों, क्योंकि फॉरेन बैंक अकाउंट है तो इनकी इतनी ज़्यादा बैंक्स की भी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास नहीं है, क्योंकि वो फॉरेन अकाउंट है। तो बेसिकली इस वजह से ये यहाँ पर रेजिडेंसी स्टेटस पूछ रहे हैं और गारंटर्स का नेम पूछ रहे हैं मेनली इन नोटिस के थ्रू। तो ये हमने पूरा कवर कर लिया। आगे चले तो यहाँ पर नो मर्जर टॉक्स फॉर नाउ, विस्तारा टू को एग्जिस्ट विद AI। तो बेसिकली मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ पहले। तो टाटा, आप सभी को पता है टाटा ने एयर इंडिया को अक्वायर कर लिया है इस थर्सडे। अगर हम देखें जो लास्ट वीक के अंदर था, तो उसके अंदर कम्प्लीटली फॉर्मेलिटी सारी पूरी हो चुकी हैं और आपका टोटल आपका एक्विजिशन हो चुका है। अब यहाँ पर होगा क्या कि टाटा को मतलब टाटा रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, ऑब्वियसली बात है, एयर इंडिया को प्रॉपर एक फंक्शनल कंपनी बनाने के लिए। अब यहाँ पर है क्या कि टाटा के पास इसी सेक्टर के अंदर एक और कंपनी है, दैट इज़ विस्तारा। तो विस्तारा के अंदर टाटा की 51% ओनरशिप है, मैनेजरियल ओनरशिप भी आप कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो उस वजह से क्या है कि टाटा, हो सकता था पहले ये न्यूज़ भी आ रही थी काफ़ी ज़्यादा कि यहाँ पर टाटा विस्तारा और आपके जो एयर इंडिया है इनको कंबाइन कर देगा, और ताकि मतलब एक अच्छा बड़ा प्लेयर इमर्ज हो सके पूरे एयरलाइन सेक्टर के अंदर। बट ऐसा अभी न्यूज़ है कि यहाँ पर नहीं होगा, और यहाँ पर क्या होगा कि टाटा दोनों चीज़ों को अलग अलग ही रखेगा, और जो आपका AI का जो आपका रिवाइवल होगा वो विस्तारा की कॉस्ट पर नहीं होगा, दोनों चीज़ें अपने आप में अलग अलग चलेंगी। बट यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि सिंस ये 51% ओनरशिप करते हैं, और इसके अलावा जो 49% ओनरशिप है वो सिंगापुर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी करती है, तो हो सकता है कि उसने अप्रूवल भी ना दिया हो, उस वजह से ये नहीं हो पा रहा है। बट उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, जो चीज़ हो रही है वो यहाँ पर रेलिवेंट है। आगे चले तो यहाँ पर डबल डिलाइट फॉर कंज्यूमर्स कंपनीज इंडिया बिजनेस। तो यहाँ पर बेसिकली इन्होंने काफ़ी सारे ग्लोबल CEO से इंक्वायरी की है, कुछ क्वेश्चंस को पूछा है, और उस क्वेश्चंस के एवरेज पे इन्होंने पूरी न्यूज़ बनाई है इकोनॉमिक टाइम्स ने। तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर की अगर हम सेल्स देखें कंज्यूमर कंपनीज़ क्या होता है, जो FMCG सेक्टर के अंदर काम करती हैं। FMCG सेक्टर मैंने लास्ट में इसके एग्जांपल्स भी शायद एक न्यूज़ के अंदर, हाँ यहाँ पर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, डाबर, नेस्ले, गोदरेज, ब्रिटानिया एट्सेट्रा। ये ऐसी कुछ कंपनीज़ हैं जो आपकी FMCG के अंदर काम करती हैं। अब इसके अंदर क्या है कि इनके CEOs वगैरह से जो भी इन्होंने बात की, यहाँ पे ये बताया गया है, और जो इन्होंने अपनी Q3 की रिजल्ट्स को रिपोर्ट किया है, जो मैंने आपको अगेन काफ़ी बार एक्सप्लेन कर दिया है, तो उसकी अगर हम ग्रोथ को कंपेयर करें तो ज़्यादातर ग्रोथ आपकी डबल डिजिट्स के अंदर रही है, जो कि काफ़ी एक पॉजिटिव बात है। बाकी इसके अलावा रिवाइवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंज्यूमर बिजनेसेस के अंदर। आपके रिवाइवल का यहाँ पे मीनिंग ये है कि जो आपके लोअर इनकम सेगमेंट है जिसके अंदर डिमांड कम हो गई है, तो उसका हम रिवाइवल वो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर बोला जा रहा है, और बाकी इसके अंदर कोई ऐसा बाकी ट्रेंड के अलावा न्यूज़ नहीं है। अब यहाँ पे चले तो अब FPI सेलिंग स्ट्रीक में कॉज वाइल्ड स्विंग्स। तो यहाँ पर FPI क्या होता है, सबसे पहले FPI होता है आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये बहुत ही ईजी भाषा में बाहर से लोग जो इंडिया के स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो FPI हो जाती है। FPI का क्या मीनिंग हुआ कि वो इन्वेस्टमेंट जिसके अंदर आपके पास सिक्योरिटी का कंट्रोल नहीं आता। मैंने काफ़ी बार एक्सप्लेन ये किया है एक ही एग्जांपल से, मैं वही वाला एग्जांपल अभी देता हूँ कि आपने फॉर एग्जांपल किसी फॉरेन लैंड के अंदर परचेज़ किया, तो आपके पास उस लैंड का कंट्रोल आ जाता है, तो वो आप उसको कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, रेंट पे दे सकते हैं, आपका पूरा उसके ऊपर बिल्डिंग बना के रेंट पे दे सकते हैं, बिल्डिंग बना के बेच सकते हैं, पूरा ऐसे ही बेच सकते हैं, बहुत सारे आपके पास मेजर्स हो जाते हैं। बट अगर आप कोई फॉर एग्जांपल एप्पल का शेयर बाय करते हैं, पर एप्पल का शेयर बाय करने से आपके पास एक बहुत ही छोटा ओनरशिप का पार्ट तो आया, बट आपके पास मैनेजरियल कंट्रोल नहीं आया, यानी कि आप कुछ भी कर नहीं सकते हैं एप्पल की कंपनी के अंदर। तो वो चीज़ जो होती है वो FDI होती है, जो आपने लैंड के केस में किया, और जो आपने एप्पल के शेयर में किया वो आपका FPI होता है, दैट इज़ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो इसी तरीके से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो इंडिया के अंदर आती है, ऑब्वियसली बात है कि बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट है वो भी अपने आप में, क्योंकि इंडिया को काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग मार्केट देखा जाता है, और इंडिया का शेयर मार्केट तो मतलब फेमस कहना चाहिए उसको, क्योंकि काफ़ी टाइम में उन्होंने काफ़ी न्यू हाइस को अचीव किया है। अभी इसमें देखें तो यहाँ पर हुआ यही था, बट अभी क्या चल रहा है कि पिछले 4 महीनों से बहुत ही बड़ा एक सेल ऑफ चल रहा है। पिछले अक्टूबर के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेल ऑफ था, बट अभी जनवरी के अंदर वो रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है। 33,922.7 करोड़ रुपीज़
वर्थ ऑफ शेयर्स जनवरी के अंदर सोल्ड हो चुके हैं, और ये सेलिंग स्ट्रीक जो है वो सबसे ज़्यादा है लास्ट 5 ईयर्स के अंदर। 5 सालों के अंदर इससे ज़्यादा नहीं हुआ है कभी भी। और ये फॉरेन फंड्स मेनली इसके अंदर रहते हैं। फॉरेन फंड्स मतलब जो बाहर के म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो लोग स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे। तो वो हो गया यहाँ पर। बाकी इसके अंदर रीज़न यही निकल के आता है कि यूएस की बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं। यील्ड का मतलब होता है कि कितना आपको रिटर्न मिल रहा है यूएस के बॉन्ड्स के ऊपर। तो वो चीज़ है यहाँ पर। बाकी इसके अलावा एक और बात है कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था फेडरल रिजर्व बैंक जो है वहाँ का, वो आपके लिक्विडिटी को पंप आउट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है। तो सिंस वहाँ पे लिक्विडिटी को कम किया जा रहा है, तो लोगों के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी अमाउंट की कमी हो रही है। तो वो भी यहाँ पर फैक्टर रहेगा। आगे चले तो यहाँ पर फॉर्मर डायरेक्टर्स ऑफ कॉक्स एंड किंग्स अंडर मुंबई पुलिस स्कैनर। तो ये क्या है, ये एक बैंकरप्ट ट्रैवल एंड टूर ग्रुप है। ट्रैवल एंड टूर ग्रुप का मीनिंग समझ ही गए होंगे। ये ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर पूरी एक आपके जैसे ट्रैवल प्लान बनाना, आपका एक पूरी जो ग्रुप पब्लिक टूर्स होते हैं वो कराना, वो सब चीज़ें कराते थे। अब ये बैंकरप्ट हो चुकी है कंपनी, और इसके ऊपर डिफ्रॉडिंग का केस लगा है कि इन्होंने बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को थोड़ा डिफ्रॉड किया है, उसका केस इसके ऊपर लगा है। इसका एज सच कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये पहला ही न्यूज़ आई है इस कंपनी की काफ़ी टाइम के बाद। और ये पहले टाइम पे थी कंपनी न्यूज़ के अंदर, बट इतनी भी नहीं थी, क्योंकि आपने भी इसका नाम हो सकता है नहीं सुना होगा पहले। तो ये है वैसे ही थोड़ी अननोन कंपनी। बाकी अगर हम इसकी लायबिलिटीज़ देखें तो आर्टिकल के अंदर मेंशन था कि सिर्फ बैंक्स के पास इनका 5500 करोड़ रुपीज़ का वो है, मतलब कि लायबिलिटी क्रिएट हो रखी है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और ये बाकी पुलिस के स्कैनर के अंदर इसीलिए है ताकि मतलब जो इन्होंने डिफ्रॉडिंग की है उसके लिए। तो आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। आगे चले तो यहाँ पर रेस्टोरेंटियर्स अर्ज महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू रोल बैक 15% इंक्रीज इन एक्साइज लाइसेंस फी। तो हमें महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने क्या किया है कि यहाँ पर 15% इंक्रीज कर आपके एक्साइज लाइसेंस फ़ी के अंदर, एक्साइज लाइसेंस फ़ी के अंदर। तो ये क्या है, ये फ़ीस होती है, ये आपको अगर अपने मतलब पूरे रेस्टोरेंट के अंदर, या फिर जैसे आपकी वाइन एंड बियर शॉप्स या ऐसे लिकर शॉप्स ऐसा कुछ होता है, तो जहाँ पे बेसिकली लिकर का सेल हो रहा होता है, तो क्या होता है कि एक एक्साइज ड्यूटी नाम की जो चीज़ होती थी, वो पहले हर चीज़ के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती थी। तो आज की डेट में वो आपका सब चीज़ रिमूव हो चुकी है, सब चीज़ जीएसटी के अंदर जा चुकी हैं। बट आपका जो लिकर है वो अभी भी स्टेट के अंदर, स्टेट मैटर्स के अंदर आता है, और उसके ऊपर अभी भी जीएसटी कलेक्ट नहीं होता है, उसके ऊपर एक्साइज कलेक्ट होता है। तो वो क्या होता है कि वो स्टेट के पास अपना डिस्क्रिशन है, वो बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, और अगर जो स्टेट चाहे तो वो उसको बंद भी कर सकता है उस गुड की सेल को। जैसे अगर आपने देखा हो गुजरात के अंदर लिकर का सेल नहीं होता है, तो वो उसकी स्टेट का अपना पर्सनल मैटर है, क्योंकि वहाँ पर टैक्स का कलेक्शन उसके हाथ में है। तो इस तरीके से बिहार के अंदर भी ये ऐसे सिमिलर मेजर्स को लिया जाता है, वो सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो स्टेट के पास, जो आपके महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास वहाँ के इस चीज़ की फ़ीस की पावर है, उसको उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है 15% से। और रेस्टोरेंट्स को उससे काफ़ी ज़्यादा आपका मतलब दिक्कत हुई है इससे, क्योंकि अभी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के ऊपर वैसे भी दिक्कत चल रही थी। क्योंकि क्या हुआ था कि लॉकडाउन्स के ऊपर सबसे पहली चीज़ जो इफेक्ट होती है वो आपकी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर होता है पूरा, जिसके अंदर आपके रेस्टोरेंट्स आ जाते हैं, होटल्स आ जाते हैं, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। और मुंबई के अंदर तो ये काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पर हुआ है, क्योंकि वहाँ पर ओमिक्रॉन पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा ही था ऑलमोस्ट। तो उसकी वजह से ये चीज़ है। और अभी अगर ये बढ़ा रहे हैं तो मतलब इसके ऊपर ऑब्वियस ही बात है प्रोटेस्ट होंगी और ये सब होगा, ताकि ये रोल बैक थोड़ा करें। तो वही चीज़ यहाँ पर रेस्टोरेंटियर्स जो वर्ड लिखा है वो मतलब वो लोग जो रेस्टोरेंट्स ओन करते हैं या रन करते हैं, तो वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप ये रोल बैक ज़रूर करें, मतलब ये जो आपने इंक्रीज़ किया है। आगे चले तो आपका एफएमसीजी मार्केट ग्रोथ हिट्स अ 9 ईयर हाई इन 2021। तो बेसिकली यहाँ पर वही है कि आपका एफएमसीजी मार्केट के अंदर की ग्रोथ कंपेयर किया है कि आपका रेवेन्यू कितना ग्रोथ हुआ, सेल्स आपका कितना ग्रो हुआ, वो सब कंपेयर किया हुआ है। तो उसके अंदर देखिए तो यहाँ पर 16% की ग्रोथ रही है 2021 के अंदर, जो कि अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 9 ईयर हाई पर चल रहा है। तो पिछले 2021 2012 से आप कह सकते हैं कम से कम हाई पर इतना चल रहा है, इतना नहीं चल रहा है, सॉरी। तो यहाँ पर आगे चले तो आपका वॉल्यूम्स एक्सपेंडेड 5%। अगेन मैंने आपको बोला ही था कि रेवेन्यू बढ़ने के या फिर ओवरऑल ग्रोथ के आपके दो मेजर्स होते हैं। एक तो आपका गुड्स की सेल बढ़ रही होती है, जो आपके नंबर ऑफ़ यूनिट्स सेल, वो सब आप कह सकते हैं, तो वो है यहाँ पर। बाकी दूसरा ये होता है कि आपका जो आपका प्राइस है वो बढ़ रहा होता है। तो यहाँ पर भी अगेन वही मैंशनड है कि प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं यहाँ के, और वॉल्यूम्स जो हैं उसके अंदर तो सिर्फ 5% इंक्रीज आया है ओवर द पीरियड। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। मेजर वही है कि यहाँ पर मेजर राइज ड्यू टू प्राइस हाइक ही हुआ है पूरा,
जो आपका ये 16% का इंक्रीज़ आया है, क्योंकि इन्फ्लेशन इस टाइम ऑल टाइम हाई पर चला गया था काफ़ी सारे ईयर्स के अंदर, काफ़ी सारे क्वार्टर्स के अंदर। अब चले तो यहाँ पर डिक्लाइन इन होम एंड पर्सनल केयर सेगमेंट। तो सभी सेक्टर्स, मतलब जैसे एफएमसीजी सेक्टर के अंदर बहुत सारे और भी छोटे सेक्टर्स होते हैं, तो अगर उसके अंदर हम देखें तो यहाँ पर होम एंड पर्सनल केयर सेक्टर अगर आपको दिख ही रहा है, तो उसमें चीज़ में डिक्लाइन आया एक्चुअली का, हालांकि ओवरऑल मार्केट पूरा पॉजिटिव है, बट उसके अंदर डिक्लाइन आया है यहाँ पर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है डिमांड कम हो गई या फिर प्राइसेस में ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं आया, उसकी वजह से ये चीज़ हुई है। अब यहाँ पे आगे चलें तो यहाँ पर कंजम्पशन लाइकली टू राइज, तो ये हमने सबसे पहली या सेकंड न्यूज़ शायद देखी थी कि आपका कंजम्पशन आपकी बढ़ने की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि यहाँ पर ओमिक्रॉन या थर्ड वेव उतनी ज़्यादा इफेक्टिव या फिर मतलब इतनी बुरी डिजास्टर्स साबित नहीं हुई। तो अगेन कंपनीज़ के कुछ एग्जांपल्स हैं जो एफएमसीजी सेक्टर के अंदर काम करती हैं। तो आई होप आपको सारी न्यूज़ क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी सिंस आपको थोड़ा एडिटोरियल वाला ठीक लग रहा है तो मैं आपको वही कंटिन्यू करूँगा। थोड़ी टाइम बाद इसी चैनल के ऊपर एक और वीडियो आ रही होगी एडिटोरियल से रिलेटेड, और मैं अगर कोशिश करूँगा बजट से रिलेटेड अगर कोई वीडियो बना सकूँगा, या फिर वीडियो नहीं तो आपको एक डॉक्यूमेंट ज़रूर शेयर कर दूंगा जिसके अंदर आपकी कुछ हाइलाइट्स तो ज़रूर मेंशन होंगी ही होंगी। और एक जो पेज है मैंने आपको नीचे बताया, आप उसको वैसे भी फॉलो कर सकते हैं, उसके ऊपर बहुत ही अच्छा कंटेंट आता रहता है, तो वो मैंने बता दूंगा नीचे आपको। सो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।